हेलो एंड वेलकम टू मते मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद होंगे रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। सोशल मीडिया की तनकीद तबाही साबित हुई। फवाद चौधरी की बानी पीटीआई से मुलाकात, फौज से कशीदगी कम करने और बैरून मुल्क से एक्स अकाउंट का कंट्रोल वापस लाने का मशवरा दे दिया। सोशल मीडिया पे फेक न्यूज से मुल्की इदारों को नुकसान पहुंचाने पर फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया। मुलाकात में मजीद क्या बातचीत हुई, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात शुरू ना हो सके, अब तक तनकीदी बयानात ने मामला बिगाड़ दिया। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने मुज़ाकरात के लिए घर दफ्तर आने की पेशकश भी कर दी, जबकि ख्वाजा आसिफ राना तनवीर की पीटीआई क़यादत को हुकूमत से पहले बानी पीटीआई से मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया। इसके अलावा बानी पीटीआई ने नाफरमानी कॉल किसके कहने पर मुलतवी की, लतीफ खोसा ने नाम बता दिए। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी बनाने के बाद हुकूमत की जानिब से तमस्खर उड़ाने पर फट पड़े। हुकूमत पीटीआई से मुज़ाकरात आखिर क्यों नहीं कर रही, इस पर भी बात करेंगे। और बिजली सस्ती करके मईशत मजबूत करने का मंसूबा तैयार। शहबाज सरकार ने IPPs के मामले पर काम तेज कर दिया। मार्च 2025 से बिजली 12 रुपए फी यूनिट सस्ती करने का फैसला। हुकूमत बिजली सस्ती कैसे करेगी? सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ सियासी सूरत हाल पर। क्लासा साहब, फवाद चौधरी साहब ने मशवरे दे दिए हैं। खान साहब से मिलकर दो अहम बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि जो एक्स अकाउंट है वो बैरून मुल्क से कंट्रोल ना हो, उसका कंट्रोल जो है वो यहीं से हो। और उन्होंने ये भी कहा है कि फौज के साथ जो है वो मामलात हमें अपने ठंडे रखने चाहिए। ये फवाद चौधरी साहब जो हैं मशवरे दे रहे हैं, अपने तौर पे दे रहे हैं या कोई पैगाम लेकर आए हैं? ये बड़ा अहम सवाल है जो आपने किया कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो मशवरे दे रहे हैं, अपनी वजह से दे रहे हैं या उनको कहा गया कि आप खान साहब को मशवरे दें। और इसके साथ बड़ा एक इशू और भी है, क्या इमरान खान साहब फवाद चौधरी साहब के मशवरे मानेंगे? सवाल ये होना चाहिए। चलो इन्होंने तो मशवरे दे दिए, क्या खान साहब इनकी बात को सुनेंगे, इनकी बात को कितना वेट देंगे? हो सकता है कि फवाद चौधरी साहब बिल्कुल वो रीजनेबल गुफ्तगू कर रहे हूँ, वो समझदाराना गुफ्तगू कर रहे हूँ, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल गुफ्तगू कर रहे हूँ, वो प्रैग्मेटिक मशवरे दे रहे हूँ। और इन्हीं हालात में जो है मेरा ख्याल कोई भी होगा या खान साहब का वेल विशर होगा, वो यही मशवरे देगा कि खान साहब को यही करना चाहिए जो फवाद चौधरी साहब ने बड़ी उन्होंने सुलझी हुई अच्छी गुफ्तगू की है। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, जो सवाल है मेरे जहन में, क्या इमरान खान साहब या फवाद चौधरी साहब की बात मानेंगे? अगर मानेंगे तो क्यों मानेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो क्यों नहीं मानेंगे? मैं अपनी रीडिंग आपके साथ 2-3 शेयर करूंगा जी प्लीज। एक बात तो ये है, आपको याद होगा कि ये इमरान खान साहब के खिलाफ जब आई थी तहरीक एतमाद, इसको थोड़ा सा पीछे जाकर देखना पड़ेगा, फिर हमें समझ आएगी कि खान साहब और चौधरी साहब के दरमियान जो इस वक्त गुफ्तगू हुई है इसका क्या फ्यूचर है। तो उस वक्त खान साहब के करीब सिर्फ 2 लोग थे, बड़े करीबी लोग थे, जो खान साहब को मिल भी रहे थे। खान साहब और ये फौज एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्ते भी हो रहे थे, जनरल बाजवा साहब और प्राइम मिनिस्टर हाउस के दरमियान गुफ्तगू भी हो रही थी, जो एमिसरी के तौर पर काम कर रहे थे, मैसेंजर के तौर पर। और कोशिश की जा रही थी कि शायद ये तहरीक एतमाद है ना, इसको खत्म कराया जाए और कोई हल निकाला जाए। तो उसमें फवाद चौधरी साहब जो है वो मेन रोल अदा कर रहे थे फौज एस्टेब्लिशमेंट में और इमरान खान साहब के दरमियान। मुझे इसलिए पता है कि जब इमरान खान साहब के ये लास्ट डेज थे वजीर आज़म हाउस में, तो वो मिलना चाह रहे थे कुछ इस जर्नलिस्टों से, एंकर से। यकदम आपको याद होगा मुलाकातें ज्यादा होना शुरू हो गई थी। आखिरी 3-4 दिनों में जर्नलिस्ट बुलाए जा रहे हैं, सहाफी बुलाए जा रहे हैं, यूट्यूबर्स बुलाए जा रहे हैं और उनसे गुफ्तगू हो रही है। तो मुझे और आमिर मतीन साहब जो है, हमें भी बुलाया गया था वहां पर, ये वजीर आज़म हाउस। और अगले दिन हुकूमत खत्म हो गई थी, एक दिन पहले की बात है, हम मिले थे। तो वहां पे बहुत सारे वजीर भी बैठे थे, खान साहब भी बैठे थे, और तो वहीं पर गुफ्तगू हुई। और जब बात हुई तो मेरा ख्याल आमिर मतीन साहब ने पूछा या किसी और ने कि जनाब कि आपकी जो फौज एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत हो रही है, क्या नतीजा हुआ, कहाँ तक पहुंची खान साहब के दरमियान गुफ्तगू में? तो उन्होंने फवाद चौधरी साहब की तरफ इशारा किया कि जनाब ये फवाद चौधरी साहब ये सारी चीजें हैंडल कर रहे हैं। और उनकी मुझे लगा इससे खान साहब से कि शायद फवाद चौधरी साहब की उस तरह का ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे थे। और खान साहब थोड़ा सा, उन्होंने क्या कहना चाहिए, कोई माइल्ड सा लफ्ज मैं ढूंढ रहा हूँ, उन्होंने थोड़ा सा तंज भी किया फवाद चौधरी साहब के, ये बैठे हुए ये कोई बातचीत कर रहे थे फौजियों से या इस तरह की चीज हो रही थी। सो इतने करीब थे खान साहब के फवाद चौधरी साहब के, पूरी फौज एस्टेब्लिशमेंट जो है वो खान साहब के जरिए ही इमरान खान साहब के वो हो रही थी चीजें। और खान साहब उस वक्त जो बात वो किसी की सुन रहे थे, मान रहे थे, वो फवाद चौधरी साहब की मान रहे थे। एक और साहब भी थे, उनके मशरूम भी शामिल थे। लेकिन फवाद चौधरी साहब, आपको याद हो, इनको उन्होंने फौरी तौर पर खान साहब ने इनका पोर्टफोलियो चेंज करके इनको उन्होंने वजीर कानून बना दिया था। ये लॉ मिनिस्टर भी बन गए थे। ये जो हुकूमत का आखिरी दिन था उस दिन ये लॉ मिनिस्टर थे फवाद चौधरी साहब, जो हैं इतने करीब थे खान साहब को, इन पे ट्रस्ट कर रहे थे कि फवाद चौधरी साहब जो मशवरे हैं वो डिलीवर करेंगे।
अब वो मशवरे क्या थे जो बाद में खान साहब ने उनको, हामिद खान साहब ने हमारे एक दो दफा शो में कहा था, खान साहब ने बाद में बड़े पछताए, उन्होंने हामिद खान साहब को लाहौर में बताया जब ये हुकूमत से निकल गए कि मुझे कुछ लोगों ने मशवरे दिए थे, गलत मशवरे दिए थे, मुझे उनके मशवरे नहीं मानने चाहिए थे। अब उन्होंने नाम नहीं लिया, बट इट वाज ऑब्वियस कि खान साहब के कौन करीब थे। अब उनको जो उस वक्त बताया गया था वो यही बताया गया था कि आप जो है 2-3 काम करें। एक तो ये करें कि जो तहरीक एतमाद आई हुई है इस पे वोटिंग नहीं होनी चाहिए, इसकी रूलिंग बना ली थी। और फवाद चौधरी साहब ने वहां पर हाउस में खड़े होकर, मैं भी वहां मौजूद था और भी बहुत सारे साथी थे, तो इन्होंने बड़ी एक धुआंधार किस्म की तकरीर की थी। बहुत, अगर वो किसी वक्त वो निकाल के देखें तो बहुत सख्त इन्होंने तकरीर की थी। और अपोजिशन के लोगों को बड़े इन्होंने मतलब मुल्क दुश्मनी के, एजेंट के और बला बला चीजें जो है ना इन्होंने कही थी वहां पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर। और इन्होंने ये कहा था कासिम सूरी साहब को कि आप इस मोशन को, इस पे वोटिंग नहीं करानी, आपने इसको रिजेक्ट कर देना क्योंकि ये मुल्क दुश्मनों की तरफ से बैर से रजीम चेंज कराने वाले हैं, अमेरिकन इन्वॉल्व है, फलां इन्वॉल्व है, लिहाजा लीगली कानूनी तौर पर हम इस पे वोटिंग ही नहीं करवाते। और उन्होंने वो डिसमिस करवा दी कि वोटिंग ही नहीं हुई उस पे। उन्होंने इसको कहा जनाब कि ये इस काबिल ही नहीं है कि इस पे ये वोटिंग हो जी। उसके नतीजे ये निकला कि जो ही वो डिसमिस हुई या उन्होंने डिसमिस कर दी स्पीकर साहब ने, तो इस पर इमरान खान साहब ने हुकूमत तोड़ दी, डिजॉल्व कर दी। अब ये मशरे वही थे, मैं वही बता रहा हूँ, वहां से चले थे। उन्होंने कहा हुकूमत तोड़ देते हैं और खान साहब जो है वो निगरान वजीर आज़म बन के खुद बैठ जाएंगे, खुद आपको जब तक नया प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता निगरान, तो उस वक्त खान साहब देखेंगे। उसके बाद आपको पता है जो कुछ हुआ, वो इशू जो है वहां तक गया, फिर उस पर अगेन वोटिंग भी हुई, खान साहब को फिर वो जाना भी पड़ा, शहबाज शरीफ साहब एंड कंपनी वगैरह जो है वो भी सारे दोबारा आ गए थे। फिर जो अगला फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया इशू मामला, जो वो भी हमने देखा। अगला जो इशू अहम था, जो और ब्लंडर मारा गया मेरा ख्याल है पीटीआई की तरफ से, जिसको बाद में माना इन्होंने, वो था इन्होंने वहां पार्लियामेंट से इस्तीफे दे दिए। अब 160 की अपोजिशन है यार, खुदा का खौफ करें, 2 वोटों पे या 1 वोट पे शहबाज शरीफ की हुकूमत खड़ी हुई। और बाद में जिन्हें बाजवा साहब ने भी कहा था जी, मैंने भी इमरान खान को कहा था इस्तीफे मत दें, किसी वक्त भी आगे पीछे हो जाते हैं लोग, पार्लियामेंट में चलता रहता है। अभी फ्रांस में देख लें, अभी फ्रांस में यही हाल है जो पाकिस्तान का उस वक्त था। फ्रांस में 2-3 वजीर आज़म वहां बदले जा चुके हैं, वहां वजीर आज़म नहीं मिला, वहां इशू चल रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। सम टाइम हो जाता, इटली में कई दफा हुआ, जापान में हुआ, हमने देखे कि डेमोक्रेटिक ये पार्लियामेंट में चीजें होती रहती हैं। आप वेट कर लेते हैं 6 महीने साल बाद, फिर मौका मिल जाता है। खैर, जो सबसे बड़ा इनका ब्लंडर था, चलो हुकूमत तोड़ दी, वोटिंग नहीं होने दी, वो सारी अपनी जगह पे। जो पार्लियामेंट से इन्होंने इस्तीफे दिए जब पार्लियामेंट रिस्टोर हुई थी, वो सबसे बड़ा ब्लंडर था इनका। उसके नतीजा क्या निकला, वहां तक नहीं, वहां से निकले पार्लियामेंट से। फिर पंजाब हुकूमत थी, वो तोड़ दी उन्होंने, और फिर केपी की हुकूमत तोड़ दी। आपको याद है चौधरी परवेज अली साहब का एक ऑडियो, एक जी बिल्कुल जी, उसमें उन्होंने इनको ये कहा था जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी फवाद चौधरी साहब की अनफॉर्चुनेटली, तो उस वक्त उन्होंने इनके बारे में क्या कहा था, गुफ्तगू सबको याद है। उन्होंने कहा कि इनको अगर पहले पकड़ लेते तो हमारी पंजाब हुकूमत बच जाती और हुकूमत ना टूटती हमारी। उन्होंने इनको ब्लेम किया था, फवाद चौधरी साहब को ब्लेम किया था कि ये खान साहब को जो है ना उनके कान भरते रहते हैं। और उन्होंने हमाद अजहर साहब को भी कहा था, बाद में सामने आया कि ये खान साहब के करीबी हैं, खान साहब इनकी बात में बिलीव करते हैं और इनके मानते हैं। तो वो पहले पंजाब हुकूमत तोड़ी, फिर केपीके तोड़ी, फिर जब मतलब अपनी हुकूमत तोड़ी इस्लामाबाद में, और फिर उसमें ये उसके बाद इस्तीफे दे के निकल गए। जो आपकी 70-80% पाकिस्तान की हुकूमत थी, गिलगित के आपका पंजाब केपी, वो सारी उठा के आपने मुखालफों को दे दी, जिसने दे दी। इनका ख्याल था जनाब कि ये आके आइन के तहत इलेक्शन करवाएंगे। इस मुल्क में जितने आइन की ये कदर की जाती है हम सबको पता है, बिल्कुल आइन पे कदर होने कानून पे, लेकिन आप लोग आइन और कानून वाले हैं सारे में, सबकी बात कर रहे हैं। तो नतीजा ये निकला कि अभी 1.5 साल पड़ा था परवेज अली साहब की हुकूमत का। इनका प्लान बन गया कि हम पहले इलेक्शन करवा लेते हैं, यहाँ 14 मई वगैरह को होने थे, और हम यहाँ पंजाब से इलेक्शन जीत के, हमारी पॉपुलैरिटी है, हम फिर जब यहाँ नेशनल या इलेक्शन अक्टूबर में होंगे तो हमारी तो पंजाब में हुकूमत होगी, वहां पर नए इलेक्शन नहीं होने। हम वहां से आपकी नेशनल असेंबली की 140+ सीटें आराम से हम ज्यादा सीटें लेके और इमरान खान साहब दोबारा वजीर आज़म बन जाएंगे। ये इनकी स्ट्रेटेजी थी, एक इनकी स्ट्रेटेजी थी जो ठीक थी, मेरा ख्याल ठीक होगी, मैं ये नहीं कह रहा। नतीजा क्या निकला, आपके मुखालफिन के पास भी स्ट्रेटेजी भी हम नहीं मानते, उन्होंने अदालत के हुक्म नहीं माने, उन्होंने आइन नहीं माना, कानून नहीं माना। सो आपने बैठे बिठाए अपनी हुकूमतें आपने तोड़ी, अपनी पार्लियामेंट आपने तोड़ी, आपने पार्लियामेंट से निकले, पंजाब हुकूमत तोड़ी, जहाँ 1.5 साल उठा के मोहसिन नकवी को आपने बिठा दिया अपने ऊपर, और उसने पूरी तमाम की तमाम पार्टी को जेल में डाल दिया। वो अगर जमान पार्क पे हुए, अगेन उन्होंने ऑपरेशन किया, उन्होंने चौधरी परवेज अली साहब ने घर पे किया, लोग पकड़े। मतलब जो पार्टी हुकूमत में थी, 1 हफ्ते बाद पूरी पार्टी इन्होंने खुद उठा के हुकूमत दे के ये जेल में जा बैठे। ये स्ट्रेटेजी थी, और वो उसका एक जवाब क्या देते हैं। कभी चौधरी साहब से मेरी कई बात भी हुई, मेहरबान है हमारे,
तो मैंने कहा, उन्होंने कहा नहीं जनाब आप ये देखें, वो टीवी पे भी कहते हैं कि मेरे इन मशरों से पंजाब हुकूमत तोड़ी या असम्बलियां तोड़ी या जो किया, ये पीटीआई बड़ी पॉपुलर होगी, वोट बैंक बढ़ गया। इसको बहुत ऑन करते हैं वो अपने इन मशवरों को, और वो कहते हैं कि इसकी वजह से जो है वो बहुत पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ पीटीआई की। अच्छा, मसला ये कि बिल्कुल इजाफा हो, चॉइस सब ठीक कह रहे हैं, बट एट व्हाट प्राइस? वो प्राइस भी तो होती है ना, मतलब फेम, जैसे कहते हैं फेम है जो प्राइस, जो मशहूर लोग होते हैं उनकी भी प्राइस होती है ना। आपने ये मशवरे दिए खान साहब को, उन्होंने माने आपके। अच्छा, खान साहब के भोले बच्चे तो नहीं है कि चौधरी साहब ने कोई उनको जबरदस्ती उन्होंने मशवरे करवा दे। खान साहब के मशवरे पसंद आते थे, उन्हें इसी तरह की चीजें अच्छी लगती थी। सो चौधरी फवाद साहब जो मशवरे दे रहे थे, बाकी 2-3 लोग, वो खान साहब को मिजाज को सामने रख के दे रहे थे कि खान साहब को बातें बड़ी अच्छी लगती हैं कि बिल्कुल डट जाओ, अगले को दबा दो, लड़ोगे मरेंगे, डू डई ये वो। सो ये समझदारी है इनकी। इन्होंने खान साहब का जहन पाड़ के उनको उसी तरह के मशवरे दिए जिस तरह खान साहब सुनना चाहते थे। तो इनका कसूर नहीं है, तो ये खान साहब का था कि वो इसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, मशवरे मुझे कहां लेके जाएंगे। तो ये बताएं ना क्लासरा साहब कि अब फवाद चौधरी साहब ने जो मशवरा दिया वो कोई ऐसा अनोखा मशवरा तो नहीं है। जो पीटीआई की क़यादत यहाँ पर है, जो काम कर रही है, दिन रात आके मीडिया से भी बात करती है, हर तरफ से वो मुज़ाकरात की भी कभी कोशिश करते हैं, तो खान साहब क्या उनकी बात नहीं सुनते और उनकी बात पे कोई कान नहीं धरते क्योंकि अपनी सोशल मीडिया टीम के हवाले से बात हो या फिर फौज से ताल्लुकात बेहतर करने की और कशीदगी कम करने की बात हो? तो ये तो यहाँ जो क़यादत है वो खान साहब से मुलाकात करती है रेगुलर बेसिस पे, यही मशवरे देते होंगे। वो भी इन चीज़ों से परेशान है। हम जानते हैं कि वो मुज़ाकरात की कितनी कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहना कि हमने सिविल नाफरमानी जो है वो अचकज़ई के कहने पे जो है वो मुलतवी कर दी है, या फवाद चौधरी साहब जो हैं वो जाके ये मशवरे दे रहे हैं, तो क्या खान साहब जो हैं, जो क़यादत है उस पर ट्रस्ट नहीं है, उनके मशवरों को नहीं कान धरते? वो खान साहब की हम सबको पता है, सिर्फ उन्हीं लोगों का मशवरा वो सुनते और मानते हैं जो उनके मिजाज को, ये इंसानी मिजाज भी है, मेरा और आपका भी होगा। मैं भी वही मशवरे सुनता हूँ जो मेरे मिजाज के मुताबिक होते हैं। मेरे मिजाज के खिलाफ कोई मशवरा देगा मैं भी नहीं सुनूंगा। हमारे सुनने वाले जितने भी बैठे, बहुत कम लोग होते हैं, वेरी एक्सेप्शनल, कि उनको मिजाज के खिलाफ कोई मशवरा दिया जाए और उन्हें अच्छा लगे और वो मान के कर, वेरी फ्यू, वेरी ब्लेस्ड कि वो करेंगे। लिहाजा उसके लिए बड़ी जहानत और बड़ी समझदारी, बुर्दबारी चाहिए होती है कि यार कि मशवरा आपको अच्छा भी नहीं लग रहा, लेकिन आपका ख्याल है कि इससे कोई अच्छी बेहतरी निकल सकती है, तो मुझे मान लेना चाहिए। तो इमरान खान साहब को उनका तमाम कल आउट, मेरे इनसे दोस्त हमारे भी रहे, तर्जमान इनके बहुत सारे थे, जानने वाले थे, तो मैं उनसे बातचीत कभी होती थी, आपकी भी होती होगी, सब जर्नलिस्टों की होती है। वो कहते थे कि जिस दिन खान साहब को किसी ने उनकी मर्जी के अगेंस्ट कॉमेंट कर दिया है तर्जमानों की मीटिंग में, 36-40 तो तर्जमान होते थे, पहले एक मीटिंग प्राइम मिनिस्टर हाउस में लगा हो रही है सोशल मीडिया से, फिर बनी गाला जाते थे, वहां शाम तक चलती रहती। उन दिनों का काम ही 2 हो रहे होते थे, आपको पता होगा। 2 घंटे की अगर कैबिनेट की मीटिंग हुई है तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर सोशल मीडिया या टीम जो है उसके साथ वो 3-4 घंटे उनके साथ मीटिंग हुई कि आज क्या पॉलिसी बनानी है, किसको रगड़ा लगाना है, किसको बुली करना है, किस पे ट्रेंड चलाना है, किसकी ऐसी तैसी करनी है, वो सारा पहले तय होता था। फिर जाए बनी गाला चले जाते थे और टीवी पे खबरें चलना शुरू हो जाते थे कि खान साहब ने अपने तर्जमानों के बाद बनी गाला बुला लिए। 4-6 घंटे वहां पे बैठे होते थे, यही तर्जमानों की मीटिंग। तो मैंने किसी से पूछ लिया, मैं कि क्या गुफ्तगू होती है वहां पे? उसने कहा जो खान साहब चाहते हैं वही गुफ्तगू होती है, और जिसने कोई जुर्रत कर ली थोड़ी सी पार्टी लाइन से हट के बात करने की, तो अगले दिन उसको नहीं बुलाया जाता था। तो बड़ा जरूरी था कि आपने पार्टी लाइन लेनी है, खान साहब की बात सुनिए, और खान साहब जो मशवरे, खान साहब को वही मशवरे दें जो खान साहब को अच्छे लगते हैं। सो फवाद चौधरी साहब की ये कामयाबी है, और 1-2 और लोगों की, कि खान साहब को वही मशवरे दे रहे थे जो खान साहब सुनना चाहते थे, अगर आपको याद हो। इसलिए इसमें फवाद को नहीं ब्लेम करता। वो ठीक है, एक मशवरा अमानत होता है कि उनको भी वही मशवरे देने चाहिए थे। तो ये प्रैग्मेटिक मशवरे उस वक्त क्यों नहीं दे रहे थे फवाद चौधरी साहब? उन्हें कहना चाहिए था हमें पार्लियामेंट नहीं तोड़नी चाहिए, हमें यहाँ पे वोटिंग होनी देनी चाहिए, हमें पंजाब असेंबली नहीं तोड़नी चाहिए, हमें केपी की असेंबली नहीं तोड़नी चाहिए। ये सारे जो मतलब उन पे अजाब आए हैं वो उस पे, ये इन्हीं फैसलों की वजह से हैं। लेकिन वो कहते हैं पॉपुलैरिटी होगी। अच्छा, फिर लास्टली फिर पॉपुलैरिटी की कीमत इमरान खान साहब तो दे रहे हैं ना, जेल में बैठे हुए हैं, और भी 8-10 लोग हैं जेल में पड़े हैं, 75 या 80 आपके लोग हैं जिन पर सिर्फ अगर मिलिट्री ट्रायल हो रहा है। तो फिर मेरे दोस्त, मेरे भाई हैं, मुझे बड़े अजीज हैं, तो फवाद चौधरी साहब भी कीमत देते हैं, फिर ये भी जेल में बैठते, इन्हीं के मशवरे थे ना, पॉपुलैरिटी तो है, उन्हीं मशवरों के नतीजे में सब कुछ हुआ है। तो फिर फवाद चौधरी साहब भी बैठते, वो भी जरा प्राइस देते जो खान साहब बैठे जेल में दे रहे हैं, ये अगेन, या उस पर शामुद कुरैशी साहब दे रहे हैं, या उसके बाद ये उमर सरफराज चीमा साहब दे रहे हैं, सेनेटर इजाज चौधरी साहब दे रहे हैं, या और लोगों ने दी, अमजद नियाजी ने दी, और बहुत सारे लोग। फवाद चौधरी साहब भी देते ना प्राइस पे, इन्हीं के मशवरे थे ना, और पार्टी पॉपुलर हुई। तो फिर आपको भी देना चाहिए था। आप भी आज हमें जेल में नजर आते हैं, कोई मतलब सियासतदान जाते रहते हैं, नो ऑफेंसेस, और बहुत सारे लोग हैं। तो इसलिए फवाद चौधरी साहब के मशवरे जो एकेडमिकली ही इज फाइन, ही इज वेरी गुड, आई लाइक हिम।
अच्छा, लेकिन वो प्रैक्टिकली तौर पर वो चौधरी साहब खुद वो काम नहीं करते जो दूसरों को मशवरे देते हैं। अच्छा, ये सिविल नाफरमानी के हवाले से क्या चल रहा है? ये खान साहब की रोज जो है वो ऐसा लगता है एक नई तारीख पे तारीख आए चले जा रही है। पहले कहा कि 1 जन तक जो है इसको मौखर कर दिया है, उसके बाद जो है वो डिसाइड किया जाएगा। अब कहा जा रहा है कि अगर हमारे दोनों मुतालबात, जिसमें जुडिशल कमीशन बनाना 9 मई और 26 नवंबर पर और सियासी कैदियों को रिहा करना, ये 2 मुतालबात अगर नहीं माने गए तो संडे से जो है वो ये अनाउंस कर रहे हैं कि ये सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू हो जाएगी। अभी अलीमा खान साहिबा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उन्होंने भी यही बात की और दूसरे लोग भी यही बात कर रहे हैं। तो ये क्या कंफ्यूजन चल रही है? एक दिन कहते हैं मुज़ाकरात, एक दिन कमेटी बनाते, इतने सीरियस नजर आते हैं, फिर कहते हैं सिविल नाफरमानी हम संडे से शुरू कर देंगे। चल क्या रहा है आखिर? मेरा ख्याल इस वक्त इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है पार्टी के अंदर। एक तो धड़ेबाजी ने इसको नुकसान दिया है। धड़ेबाजी किसने की? फिर कहेंगे मैं नाम ले रहा हूं या उनको कर रहा हूं। तब इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के उन्होंने बना दिया था इनको चेयरपर्सन बैरिस्टर गौहर साहब को, या सेक्रेटरी जनरल इन्होंने बना दिए थे, उमर अयूब को बना दिया था बाद में उन्होंने, सलमान अकरम राजा साहब। तो उनको पार्टी चलाने देना, उनको फैसले करने दें। आपने अगर मिल रहा है, मतलब इमरान खान साहब ने अगर मिल रहा है, मेरा ख्याल है, मैं भी मिल रहा हूं, इनको सिर्फ अपनी पार्टी के अहदेदारों से मिलना चाहिए था, 2-3 लोगों से। कौन से हो सकते थे? पार्टी के अब चेयरमैन से मिले, सेक्रेटरी जनरल से मिले। आपने पार्टी के वो सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन को आपने अपनी पार्टी में आपने खराब करके जलील करवा के रख दिया। क्यों? उनसे भी मिल रहे हैं और फिर उसके बाद 20 और लोगों से भी मिल रहे हैं। अब जो हर कोई बाहर निकल कर आता है वो अपनी अपनी बीन बजाता है। वो जो फैसले करते थे, बात करते थे, आप उनको ओपनली अगले दिन वो खान साहब जो है उनको अदालत में खड़े होकर उनको स्नैप करते थे, शटअप कर देते थे। एक दिन वो संजानी में जो 4 अक्टूबर को आए थे, अली अमीन गंडापुर साहब आए थे, बड़ी सख्त जबान उन्होंने बयान की थी, तो उस पर अगले दिन सहाफियों ने एहतजाज किया और उन्होंने प्रेस गैलरी का बैकआउट किया। तो उमर अयूब और ये गए थे वहां पे, ये बैरिस्टर गौहर साहब, इन्होंने माजरत कर ली। बंदा कर लेता है जनाब कि हीट ऑफ इमोशन में अली गंडापुर साहब ने बातें नहीं कहनी चाहिए थी। अगले दिन पता है खान साहब ने क्या कहा? अब एक पार्टी का सेक्रेटरी जनरल है, दूसरा पार्टी का चेयरमैन है, ज़हन में रखिएगा, जिनको खान साहब ने खुद बनाया। उन्होंने कहा ये तो बुज़दिल लोग हैं जो अगेन जो माफिया मांगते फिर रहे हैं ना, मेरी पार्टी के लोग, ये बुज़दिल लोग, इन्हें पार्टी छोड़ देनी चाहिए। ये अपनी पार्टी चेयरमैन के बारे में, सेक्रेटरी जनरल के बारे में कह रहे हैं। अब बताएं जरा, आपने अगर कहनी भी है बात तो उनको वहीं पे बुला के कह देते कि यार इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी। हमारा पार्टी वर्कर बड़ा खुश होता है अगर हम गाली गलौज करें, हम तुन के रखें, तो हम अपने मुखालफिन की ऐसी तैसी करते हैं, वो बड़ा खुश होते हैं। हमारा सोशल वर्कर है, सोशल मीडिया हमारी टीम है, तो तुम लोग ना बिल्कुल साफ गुफ्तगू नहीं करनी, माजरा सॉरी बिल्कुल नहीं करनी, आपने दबा के रखनी है किल्ली और बिल्कुल 180 में जाने। तो उनको अकेले बता देना, उनको आपने इतना एम्बैरेस किया। और मेरा ख्याल है उसी वक्त अगर एक पॉलिटिकल डिग्निटी का तकाजा था, उमर अयूब को और बैरिस्टर गौहर को छोड़ देनी चाहिए थी पार्टी, छोड़ देते। जब खान साहब ये कह रहे हैं ऐसे बुज़दिल लोग मुझे नहीं चाहिए, या फिर बाद में जब उन्होंने बातें की थी, मुझे पता है पार्टी के आप सदर को और पार्टी के ये सेक्रेटरी जनरल को क्या कहा था बुशरा साहबा ने, जब ये उस 26 उसके बाद गए हैं नवंबर के बाद, सलमान अकरम राजा ने जी नाराजगी का भी राजा को हम वहाँ हामिद रजा साहब थे, आपकी सुन्नी काउंसिल इत्तेहाद के चेयरमैन है, बहुत बड़ी आपकी पार्टी के पार्टनर रहे हैं, उन्होंने आपको मुश्किल टाइम में उन्होंने आपको संभाला। और दीगर लोगों को आप कह रहे हैं, ये अब मैं अल्फाज ही नहीं कहना चाहता वहां पे कि इतने मोअज़्ज़िज़ लोग हैं कि मैं इनके बारे में कहूं जो उन्होंने अल्फाज कहे थे बुशरा साहबा ने। और खान साहब ने कहा नहीं बुशरा साहबा ठीक कह रहे हैं, क्या उन्होंने कोई माजरत की? क्या उन्होंने कोई उनको कहा कि पार्टी का मेरा सेक्रेटरी जनरल है, पार्टी का मेरा ये प्रेसिडेंट है या मेरा या चेयरपर्सन है? तो इनको भी दाद देनी चाहिए। सलमान अकरम राजा साहब को, बैरिस्टर गौहर साहब को, शरीफ लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, फॉरेन क्वालिफाइड है, नाम है। आपने ये गालियां खाने के लिए सियासत करनी थी कि कभी खान साहब आपको वहां पे आपकी ऐसी तैसी कर देते हैं और कभी उनकी बेगम साहबा है वो आपको गालियां देती हैं। आप पार्टी के चेयरमैन बने हुए हैं, सेक्रेटरी जनरल बने, वाह वाह जी कोई बात नहीं, खैर है, गालियां खा के मजा भी ना हुआ। तो खान साहब ने अपनी पार्टी को इस लेवल पे वो जलील किया हुआ है उन लोगों को। अच्छा वो ओहदों के लिए खड़े हुए हैं, खान साहब को पता है कि ये मेरी मोहब्बत में नहीं है, इनको नजर आता है लोग मेरे साथ हैं, मुझे वोट पड़ता है, मैं एक सेलिब्रिटी हूं, मैं बिग गन हूं, इनको ओहदे चाहिए, एमएनए बनना है, सेनेटर बनना है, इन्होंने वजीर बनना है, पार्टी के ओहदे चाहिए, टीवी पे आना है, यूट्यूबर्स हैं, इनके नाम आते हैं, पैनल्स में बैठते हैं, मेरी वजह से हैं। या तो इनको गाली दूंगा, इनको स्नैप करूंगा, शटअप दूंगा, मैं दूंगा, बुशरा साहब देंगे, इन्होंने कहीं नहीं जाना। तो जब खान साहब तो किसी की नहीं सुनते, आप कह रहे हैं अपने पार्टी के लोगों की वो सुनेंगे, इनकी जरूरत ही नहीं है कि खान साहब को ये मशवरा दें। लास्टली अगर सुनना था इन्होंने मशवरा खान साहब ने, बुशरा साहबा ने, तो फिर 24 नवंबर को सुन लेते। अगर खान साहब ने माननी थी, उस दिन तो कहा था संजानी में बैठते हैं, सबने कहा था, उसने बैरिस्टर गौहर ने, उसने कहा, बैरिस्टर सैफ ने कहा है, फिर ये बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है, फिर उसके बाद मेरा ख्याल है शेर अफजल मरवत साहब ने कहा, सब ने कहा संजानी बैठते हैं, खान साहब नहीं माने, बुशरा नहीं मानी।
तो आपका क्या ख्याल है, वो इस पे मानेंगे खान साहब की? खान साहब जो बात उन्हें खुद समझ में आ जाए तो वो पार्टी का कह देते हैं, जी मैं पार्टी के कहने पे कर रहा हूँ। जो बात वो खुद करना चाहते हैं वो पार्टी को वो सींगों पे रखते हैं। वो हमने देख लिया। तो ये बताइए, बार बार इनकी ये एक्स अकाउंट की और सोशल मीडिया टीम की बात होती है क्लासरा साहब, तो ये जो इतनी एग्रेसिव इनकी सोशल मीडिया टीम है और इतने एग्रेसिव वहां से ट्वीट्स आते हैं एक्स पर, ये खान साहब जो हैं वाकई अपनी सोशल मीडिया टीम के होस्टेज हो गए, या फिर क्योंकि उनको भी ये एग्रेसिव अप्रोच पसंद है तो वो कहते हैं चलता रहे जिस तरह चल रहा है, गुड कॉप बैड कॉप खेलते रहे? एब्सोल्युटली कोई गुड कॉप बैड कॉप नहीं है यहाँ पे, नहीं है एज फार एज सोशल मीडिया इज कंसर्न, कोई गुड कॉप बैड कॉप नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। मुझे नहीं लगता कहीं पे। रीजन मैं आपको एक दो मिसालें देता हूँ। एक तो खान साहब के जहन में ये बात बैठ चुकी है कि हमने जितनी भी यहाँ पॉपुलैरिटी ली और अपने दुश्मनों को हमने धूल चटाई है, बट्टी चटाई है और उनकी ऐसी तैसी की है, ये सोशल मीडिया टीमों की वजह से हुई है। हमने जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया हमारे मुखालफिन नहीं कर सकते, हमने नौजवानों को मोबिलाइज करके नौजवानों को दिलों में नफरत डाल दी है, सियासत के लिए, सियासतदानों के लिए, मीडिया के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए, सारे बिके हुए हैं, सारे चोर डाकू जो सारा कुछ है। अब उस नैरेटिव इतना कामयाब है कि खान साहब पॉपुलर हैं और खान साहब इसी चीज में बैठे हुए हैं कि हम पॉपुलर हैं। जो मेरा ख्याल है, आप जैसे कुछ लोग होंगे कि पॉपुलैरिटी को कैश कराया जाता है पावर में आने के लिए। आप कोई फरिश्ते नहीं है, आपके रेडिकल्स नहीं है, आपको रिफॉर्मिस्ट नहीं है, कोई आपने कोई सोसाइटी में कोई मुल्कों में कोई रिफॉर्म नहीं कर, आप कोई पावर चाहिए, आप भी एक तरह का इक्तदार चाहते हैं। जब इक्तदार की पॉलिटिक्स का तरीका ये होता है कि जब आप पावरफुल हो जाते हैं फिर उसको कन्वर्ट करते हैं, इसमें अपने इक्तदार में आते हैं पॉपुलैरिटी को। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि खान साहब की यही सोच है जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है उनका सोशल मीडिया, उनकी सोशल मीडिया टीम। डोंट ब्लेम द मैसेंजर। जो लोग खान साहब का ये ट्विटर अकाउंट हैंडल कर रहे हैं, आई वोंट ब्लेम देम। ठीक, ये तो वही वाली बात है, टू किल और शूट ए मैसेंजर। वो खान साहब की क्लियर पॉलिसीज हैं, क्लियर उनको डायरेक्शंस हैं कि तुम लोगों ने इसको कैसे यूज करना है, अपनी टीमों को कैसे यूज करना है, अपने ओहदेदारों ने आपके क्या बयान देने। बात तो ऐसे भी हैं, मैं बताऊंगा आपको, बड़े पार्टी के लीडर हैं जिनके अकाउंट्स के ये जो है पासवर्ड्स वगैरह, ये अकाउंट्स की ये पोजेशन जो है वो कुछ ये सोशल मीडिया टीमों के पास है। जैसे इमरान खान साहब, उनको पता भी नहीं होता, बात दफा उनके नाम से ट्वीट्स हो रहे होते हैं और वो इनकार भी नहीं कर सकते। उनको बताया गया है कि भाई साहब आपके ट्वीट्स होने, आपके नाम से होने, आप चुप रहना है। ये इस तरह की चीजें भी हैं पे। लास्टली मैं बताऊं कि खान साहब को लगता है कि मैंने अपने मुखालफिन को, तमाम लोगों को जो सबक सिखाना है वो मैंने सोशल मीडिया के जरिए सिखाना है, और उन्होंने सिखाया भी है। एस्टेब्लिशमेंट जितनी बड़ी दबाव में आई है, ट्रेंड चल रहे हैं, दीगर चल रहे हैं, सोशल मीडिया की पावर से चल रहे हैं। और फिर खान साहब इसलिए उन करते हैं अपने नैरेटिव का, जो वो बन चुका, कैदी बन चुके हैं। जो मेरा मानना है, पीटीआई खुद जो मास्टर इन्होंने क्रिएट किया था, उस मास्टर को बीट नहीं कर सकते। आपने देखा था कि अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा साहबा जो है, उनको 24-26 नवंबर को उनके वर्करों ने घेरा डाल दिया था, निकलने नहीं दे रहे थे। वो तो उनको गाड़ी से, वो तो ये वॉशरूम तक नहीं जा सकते, नमाज पढ़ने नहीं जाने दे रहे थे, ना भाग जाएंगे। अब आपको वर्कर ने आपको घेरा डाल दिया, वो सोशल मीडिया हो, वो आपका ग्राउंड पे हो। और खान साहब ने एक वीडियो ट्वीट की थी, इफ यू रिमेंबर, 1971 की। जी बिल्कुल। उन्होंने उस वीडियो को बड़ा रिएक्शन है, खान साहब ने नहीं देखी होगी, 6-7 मिनट की थी, बहुत सारी चीजें थी उसमें कंट्रोवर्शियल थी और बड़ी एक्सप्लोसिव। अच्छा, अगले दिन खान साहब ने डिसोन कर दिया। यही कहा गया जी हमें तो पता नहीं, उनकी पार्टी ने कहा खान साहब को ऑपरेट नहीं किया। पहली दफा ये हमें पता चला था कि खान साहब का ट्विटर अकाउंट बैक से ऑपरेट होना है। तो एक दिन तो उन्होंने ठीक पॉलिसी ली कि यार खान को नहीं पता था। मेरा ख्याल ये बेस्ट स्ट्रेटेजी थी कि खान साहब को नहीं पता हो कि गलती जो भी हुआ। अगले दिन खान साहब को लगा नहीं यार ये तो हमारा मजाक बन रहा है, हमारे मुखालिफिन मजाक उड़ा रहे हैं, खान डर गए जी, तो खान तो वो कि पीछे हट गया है। तो ये तो पार्टी या हमारा सोशल मीडिया वर्कर जो है, या हमारा सोशल मीडिया, वो तो हमें वो एम्बैरेस करेगा, वो तो कहेगा खान डर गया है, खान ने डिसोन कर दिया है, फौज एस्टेब्लिशमेंट की धमकी में आ गया। खान ने अगले दिन कहा उसमें ये कोड वो नहीं किया, बिल्कुल मैं किया, मुझे पता था। ठीक। तो जब खान साहब इस बात पे बिलीव रखते हैं कि हमने लड़ भिड़ के ही इक्तदार लेना है, हमने बातचीत से नहीं लेना, तो फिर ये सारी चीजें बेमानी हो जाती है। सोशल मीडिया का कोई कसूर नहीं, खान साहब का जहन है, उनकी पॉलिसी है, उन्हीं का फैसला है, उनकी सोशल मीडिया टीम है, उसी को एब्सोल्युटली फॉलो करती है। इसको कंटिन्यू करेंगे क्लासरा साहब। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। सी यू आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। फेज 1 में हुकूमत ने जो थोड़े अनफेवरेबल आईपीपीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स थे उनको ख़त्म किया था, और फिर उसके बाद कुछ मजीद कंपनीज जो हैं उनसे भी कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट या टर्मिनेट करने की बातचीत चल रही थी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुहेल भट्टी साहब, सीनियर सहाफ़ी। इनसे बात कर लेते हैं और कुछ तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब।
जी वालेकुम सलाम। भट्टी साहब, जैसे मैंने कहा कि पहले फेज में तो 5 कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट किया था, फिर कहा था कि 18 मजीद कंपनीज हैं जिनसे बातचीत चल रही है। तो ये कितनी कंपनी से बातचीत कामयाब हो गई है टर्मिनेट करने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट करने के लिए? देखिए, हमारे यहाँ मुख्तलिफ पावर पॉलिसीज के तहत IPPs लगे। 1994 की पॉलिसी के तहत पावर प्लांट्स लगे, 2002, 2006, 2015 और उसके बाद गवर्नमेंट ने ये देखा कि अब हमारे यहाँ जनरेशन कैपेसिटी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब कैपेसिटी ट्रैप में है। तो अल्टीमेटली जब ये अफोर्डेबिलिटी का सबसे बड़ा सवाल सामने आया, कैपेसिटी पेमेंट इतनी ज्यादा थी कि 2200 अरब सालाना तक पहुंच चुकी थी और पैरेलल सोलर सिस्टम लोगों ने लगाना शुरू किए। तो उसके बाद ख्याल आया और फिर ये सिलसिला शुरू हुआ 1994 की पावर पॉलिसी के तहत पावर प्लांट्स लगने वालों के जिनके 30 साल की उनकी मुआहदों की मुद्दत थी, किसी का 2 साल रह गए थे कि उसकी मुद्दत पूरी हो चुकी थी। तो इब्तदाई जो 5 थे ये वो प्लांट्स थे जिनकी मुद्दत खत्म होने के बिल्कुल करीब थी, लेकिन जरूरी था कि कैपेसिटी पेमेंट से छुटकारा हासिल किया जाए और गवर्नमेंट ने उनके साथ एक सेटलमेंट करके उनको पहले सिस्टम से आउट किया। उसके बाद पावर पॉलिसी 2002 के तहत पावर प्लांट्स जो लगे उनके काफी टाइम रहता था, उनमें से भी तकरीबन 20 के लगभग कंपनियों से बातचीत तय हो चुकी है और जिनके साथ इनिशियल एग्रीमेंट भी साइन हो चुके हैं, जिसके जरिए से जो हम टेक और पे की कंडीशन है कि भले हम उनको बंद भी रखें लेकिन हमने कैपेसिटी पेमेंट हर सूरत अदा करनी है, उससे निकल रहे हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कंपनियों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको एक विन विन सिचुएशन क्रिएट की है। आप लोगों को कन्विंस करने में टाइम लगा है और डिफरेंट मल्टीपल स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई और उन्होंने इस बात को IPPs के मालिकान ने भी रियलाइज किया, क्योंकि एक इंप्रेशन ये है, बल्कि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जितने IPPs पाकिस्तान में लगे जिन्होंने आइंदा 25 से 30 सालों में रिटर्न हासिल करना था, आपने पहले 10 सालों में प्लांट्स की लागत निकालनी थी, उनके जो इनवॉइसेस थी, उनके प्रोजेक्ट कॉस्ट वो बड़ी इन्फ्लेटेड थी, ओवर इनवॉइसिंग की गई थी। एक इंक्वायरी रिपोर्ट में भी बात सामने आई थी। उस अंदाजे के मुताबिक पहले 2 से 3 सालों में ही अपनी लागत पूरी कर लेते हैं। तो जिसकी वजह से अब गवर्नमेंट के पास अब जो दीगर स्टेक होल्डर सारे प्रोसेस में शरीक थे, उन्होंने मालिकान को काफी हद तक टाइट किया, स्नब किया और उनके साथ एक अच्छी डील बनाई। तो अल्टीमेटली उनके साथ अब इन मुआहदों को टेक और पे की कंडीशन से निकलकर टेक एंड पे के मोड में लाया जा रहा है और उनके लिए भी विन विन सिचुएशन होगी। मार्केट एक नया सिस्टम लाया जा रहा है आने वाले दिनों में, जिसके साथ वो डायरेक्टली भी मुख्तलिफ कंपनीज को, प्राइवेट कंपनीज को जिनके जरूरत 10 मेगावाट से ज्यादा होगी, उनको डायरेक्टली भी बिजली सेल कर सकेंगे। तो अल्टीमेटली हुकूमत की कोशिश है कि अपने ऊपर बर्डन कम किया जाए ताकि बिजली का जो टैरिफ है वो जो मुसलसल बढ़ रहा है इसको पहले कंट्रोल किया जाए और फिर अगले मरले में इसको ग्रेजुअली नीचे लाया जाए। तो कितना रिलीफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आवाम को मिलेगा और फिर कैपेसिटी पेमेंट की मद में हुकूमत को कितना फायदा हो सकता है? देखिए, हुकूमत भी तो बेसिकली कौमी खजाना ही है और कौमी खजाना आवाम से जमा होने वाले टैक्स पर मुश्तमिल है, या जो हम बिल अदा करते हैं। तो जो IPPs के मालिकान के साथ जो माहिदों को निगोशिएट करके नए मुआहदे किए जा रहे हैं उसके मुताबिक तो आइंदा 2 से 3 माह में 4 से 6 रुपए फी यूनिट का रिलीफ मिलेगा। लेकिन सिर्फ ये एक फैक्टर नहीं है, 2-3 और फैक्टर भी हैं जिसकी वजह से आवाम को रिलीफ मिलेगा, जिसके अंदर बुनियादी तौर के ऊपर जो हमारी इन्फ्लेशन नीचे आई है, जो हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट नीचे आया है, क्योंकि इन IPPs के अंदर हैवी जो है वो डेट मौजूद होता है जिसकी बड़ी हैवी हर माह उनको वो बुक कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट कैपेसिटी पेमेंट के अंदर वो रकम मौजूद होती है, इंटरेस्ट जो होता है डेट के ऊपर वो कम हुआ है। उसके बाद डॉलर एक स्टेबल लेवल के ऊपर है, इन्फ्लेशन की इंडेक्सेशन होती है वो कम हुई है। तो ये 2-3 फैक्टर हम मिलाएं तो अगले 2-3 महीनों में बिलखसूस फरवरी और मार्च तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि टैरिफ में मजीद 5 से 6 रुपए कमी होगी। तो IPPs के साथ मुआहिदों के नतीजे में और जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं भट्टी साहब, आप क्योंकि एनर्जी और पावर के सेक्टर को बड़ा अच्छे तरीके से जानते हैं, वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्टर्स इन टाउन। कल ही मैं खबर देख रहा था, अभी ये बताया, आप बता रहे हैं 4 से 6 रुपए पर यूनिट का मतलब फर्क पड़ेगा, बात कह रहे हैं कि शायद 12 रुपए का पड़ेगा। साथ में हम ये देख रहे हैं कल की खबर, प्लीज रोशनी डालेगा क्रेडिबल कितने की, आगरा ने जो कहा है गैस वगैरह की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। एक साइड पे आप बिजली की कीमतें नीचे लाते हैं तो दूसरी साइड पे गैस की बढ़ा देते हैं, मतलब यहां से पैसा निकाला आप उधर डाल दिया। अच्छा, फिर हम देख रहे हैं पंजाब असेंबली में कल भी हम बात कर रहे थे, वहां पे तनख्वाहें जो है उन्होंने जनाब बैठ के उन्होंने 4-4, 5-5 लाख रुपए कर दिए। एक तरफ आवाम के पास पैसा नहीं है, एक आप उनको रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ बिजली आवाम इस वक्त बहुत मुश्किल सिचुएशन में चीख पिट रही है। आप तनख्वाहें भी बढ़ा रहे हैं और जो
बिजली में रिलीफ देना है वो आप गैस में आपने कवर कर दिया, गैस की कीमतें बढ़ा दी, मतलब वो चादर वाला हिसाब है कि सर ढांपे तो पाँव नंगे हैं, पाँव ढांपे तो सर नंगा है। तो ये इस तरह का गेम क्या खेल रहे हैं कि एक साइड से कम कर दो दूसरी से बढ़ा दो, अवाम को क्या मिलेगा इसमें से? ऐसा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मैं उसका जवाब देने से पहले जो IPPs का मामला था उसको कंक्लूड करता हूँ। वो बिल्कुल उसका जो इम्पैक्ट है 12 से 14 रुपए फी यूनिट मिलेगा, जिसके अंदर 5 से 6 रुपए IPPs के मुआहदों में तब्दीली के नतीजे में होंगे। और उसके अलावा जो 3-4 डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जब वो मार्च अप्रैल तक वो भी इंप्लीमेंट हो जाएंगे जिस तरह मौजूदा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, तो ओवरऑल ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 12 से 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ मिलेगा आने वाले दिनों में। ये तो एक तरफ है। दूसरी तरफ जो गैस की बात की, बड़ा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। बुनियादी तौर के ऊपर जो हमारी एनर्जी मिनिस्ट्री है, जिसके अंदर पावर भी है और पेट्रोलियम भी है, यहाँ पे एक वर्स्ट मिसमैनेजमेंट है। और बदकिस्मती के साथ पेट्रोलियम के शोबे के अंदर जो कुछ पिछले 7-8 माह के अंदर जो पॉलिसी अडॉप्ट की गई है, उसके नतीजे में हम मुसलसल जो महंगी गैस है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। जो सस्ती गैस है, जो एवरेज $2 से $4 फी MMBTU हमें कॉस्ट करती है कस्टमर के लिए, वो उसकी जगह हम $14 वाली गैस बेच रहे हैं। अल्टीमेटली वो कर करा के नॉर्दर्न और सदर्न के बुक में वो उसके अंदर टैरिफ हाई हुआ, उन्होंने पिटीशन फाइल किया और उसी की रेट बढ़ा के कस्टमर से आइंदा 6 माह में रिकवरी की कोशिश की जा रही है। तो वहाँ इस वक्त सस्ती गैस मौजूद है, उसकी यूटिलाइजेशन नहीं है। जो LNG के मुआहदे किए थे, हर माह हमारे पास सरप्लस LNG है, उसको जबरदस्ती फरोख्त करने के लिए अब इनको टैरिफ बढ़ाना पड़ा। इसके बहुत से सोल्यूशन थे, लेकिन बदकिस्मती के साथ पेट्रोलियम डिवीजन को इसका अच्छा सोल्यूशन नहीं दे सका, जिसकी वजह से अब ये खमियाजा भी आवाम को भुगतना पड़ेगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। वेलकम बैक नाजरीन। पिछले चंद दिनों से हम देख रहे थे कि PTI में कुछ मुज़ाकरात की बातें जो हैं वो ज़्यादा गर्म नज़र आ रही थी। PTI की क़यादत जो है वो मुज़ाकरात पर जोर दे रही थी और इसी उसमें तनाजुर में उन्होंने ये भी कहा कि हम सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है उसको मौखर करते हैं मुज़ाकरात के लिए। और फिर सुनने में आया कि 1 जैन तक जो है इसको मौखर कर दिया गया है। तो ऐसा लग रहा था कि कुछ बर्फ़ पिघल रही है। काफ़ी जोश में जो है वो असेंबली में भी स्पीचें की गई मुज़ाकरात को लेकर। लेकिन अभी कुछ देर पहले ही जब 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला महफूज कर लिया गया, अलीमा खान साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने काफी सख्त बातें की और उन्होंने कहा कि संडे से जो है ये सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने का कह दिया गया है। अगर हमारे 2 मुतालबात जो हमने रखे हैं वो माने नहीं गए तो संडे से ये शुरू हो जाएगी, जबकि पहले जो है वो 1 जैन की डेट दी गई थी। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो कितनी सीरियस है मुज़ाकरात पर, ये भी देखना होगा। वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, उनका क्या मूड है वो एक अलग बात है, लेकिन उनके इख्तियार में और उनके बस में क्या है वो भी देखना होगा। सो लेट्स सी, मुज़ाकरात या सिविल नाफरमानी, इस न्यू ईयर्स पे जो है वो सियासतदान अवाम को क्या तोहफा देते हैं। विल हैव टू वेट एंड सी। आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।